साथियों नमस्कार। आज हम कुटिया में मदन लाल के सामने हैं। मदन लाल जी खेत में बीज डाल रहे हैं और ये आप कुटिया देख रहे हैं। इसी कुटिया में मदन लाल के साथ हमें 4-5 साल हो गए, लेकिन मदन लाल के साथ एक और मदन लाल जो शिक्षक रहे, अब सेवानिवृत्त है। तो मदन लाल जी, आप शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद अभी क्या काम कर रहे हैं? अभी 2 घंटे के अंदर तो समाज का काम है। 2 घंटे का टाइम तो समाज के लिए देते हैं। कुछ कार्य व्यक्तिगत पर्सनल जो अधूरे, हाँ, तो मूल काम क्या करते हैं? मूल काम हिंदू समाज को संगठित करने का काम है। किस मन से करते हैं? ये स्वच्छ छवि अपने स्वयं के प्रेरणा से करते हैं। आरएसएस में काम करते हैं? आरएसएस में क्या पद है आपके पास? आरएसएस में नगर प्रौढ़ कार्य प्रमुख। अच्छा, किस तरह से चला रहे हैं इसको? कितने वर्षों से चला रहे हैं? मैं तो जैसे कि ये 1925 में शुरू हुई थी, मैं इसमें जुड़ा था 1988 से, और अभी वर्तमान में भी इसमें काम कर रहा हूँ। किस पद से आपने आरंभ किया? ये कि मैंने स्वयंसेवक के नाते एक गट रचना रहती इसमें, तो गट पद्धति से इसमें आरंभ किया। वो सन कौन सा था? वो 1988। अच्छा, आज आप किस पद पर हो? वर्तमान में इस बूंदी नगर का नगर प्रौढ़ कार्य प्रमुख। अच्छा, आप चूँकि सेवानिवृत्त हो गए तो उसी तरह का पद दे दी गया? हाँ, ये जैसा काम है और उसी के अनुरूप। अच्छा, आरएसएस का उद्देश्य क्या है? हिंदू समाज को संगठित कर समाज में कोई भ्रांति इस प्रकार की फैला हो उसको दूर करना, और एक जैसे पुराने काल में मान लो यहाँ पर अनेक व्यक्तियों का या अनेकों का यहाँ पर आक्रमणकारी रहे, तो कभी भी समाज को आवश्यकता पड़े तो उसके लिए तैयार रहना उसका जवाब। इसलिए इस हिंदू समाज, ऐसे अब तक आपके सामने क्या संकट आया हिंदू समाज पर? हिंदू समाज में जब भी संकट आया, जैसे कोरोना काल में आया, तो वहाँ पर भी स्वयंसेवकों ने इसको, ऐसी स्थिति में भी स्वयंसेवकों ने हर नगर में एक योजना बना के काम किया। तो वहाँ पर भी उस महामारी को, जैसे कोई नहीं जाता है, मान लो कोई मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर भी एक संगठन के आर्थिक भाई इतने लोग जुड़ के इसको वहाँ पर पहुँचाने का काम करें। तो ऐसा काम जब भी समाज में कोई आपदा आती है तो उस समय ये तैयार होता है। वैसे बूंदी स्तर पर आपके सामने ऐसी विकट समस्या क्या थी जिसमें आपने योगदान दिया और आपके संगठन ने दिया? भाई, एक तो ये अभी कोरोना काल की जो समस्या है, ये पूरे देश में, वैसे तो पूरे देश में थी, लेकिन बूंदी नगर में भी इसका सेकंड कोरोना काल में बहुत प्रभाव पड़ा। तो कुछ परिवार ऐसे रहते हैं, तो उसको वहाँ तक शमशान घाट तक पहुँचाने के लिए भी मान लो कोई की मृत्यु होगी तो वहाँ तक भी नहीं होते हैं, तो वो फ़ोन कॉल करने पर ये स्वयंसेवक जाके उसकी सारी व्यवस्थित करते थे, उसकी हड्डियों को एकत्रित करके वहाँ गंगा जी तक भी। चलो, कोरोना तो सबको पता है, कोरोना से पहले ऐसा क्या हुआ? कोरोना से पहले जब भी आक्रांताओं ने जब भी कहीं किया, जैसे कि 1900 जब भी संगठन को, जब भी जैसे कि प्रकरण समाज के सामने आता है, तो भी जैसे यहाँ हिंदू मुस्लिम कभी कभी होता है, तो ऐसे जैसे कि धर्म को आधार मानकर मान लो कोई प्रकरण चलता है, जैसे कि ये मानदाता प्रकरण भी चलाता है इसमें, तो इसमें भी जैसे कि अनेक हिंदू समाज के जो संगठन चलते हैं उन्होंने भी काम किया था और इसमें सहयोग इन्होंने दिया। अच्छा, मानदाता क्या चीज़ है ये? मानदाता किसी, जैसे जहाँ आस्था का केंद्र है, और उस मानदाता को मानदाता कब हुआ? ये मानदाता तो जब कभी कभी क्या है, पुरानी परिस्थितियाँ में होगा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मेरे को तो जब ये प्रकरण चला तो वो नहीं, कब की बात है? सन कौन सा है? ये सन अभी पिछले चुनाव से ठीक चुनाव के पहले, पिछले जो चुनाव हुआ था उस समय की, चुनाव से ठीक पहले, कोई 6 महीने पहले? हाँ, वो हुआ था। अच्छा, 6 महीने पहले मानदाता नहीं था? पहले उसमें था, वो जगह तो थी, लेकिन वहाँ पर स्थान था प्रकटी रूप में। जब पब्लिक का होता है, ध्यान हो जाता है, अभी सारे जो मंदिर वगैरह देखते हैं, जहाँ भी माता जी
जहाँ भी है तो डेवलपमेंट स्वतः ही अब भावना आस्था पब्लिक की रहती है, तो वहाँ पर अच्छा तो काम मानदाता प्रकरण में बूंदी लगभग 8 दिन बंद रहा था, आ रहा था। इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी तो वो है, जैसे कि किसी कारण से मान लो कोई चीज़ समाज के सामने आती, भाई वो निर्णय अगर सब सामूहिक ही करेंगे तो निर्णय होगा, और सामूहिक नहीं करेंगे तो निर्णय नहीं होगा, इसलिए वो काम करना जरूरी था, तो वो निर्णय ये पक्ष में नहीं, है। हम तो ये जानना चाहते हैं, या बूंदी की जनता ये जानना चाहती है कि 8 दिन बूंदी ने सफ़र किया, उसके पीछे मूल कारण क्या था? भाई आस्था का जहाँ जहाँ पर भी पब्लिक ने ही तो किया, तो पब्लिक ने आस्था का केंद्र मानकर उसको स्वतः ही किसी के प्रभाव से आकर नहीं, आरएसएस का कोई योगदान नहीं है उसको शांत करने में? उसमें ये तो सभी संगठन आरएसएस का मेन उद्देश्य उसमें नहीं था, लेकिन जो संगठन चलते हैं आरएसएस के, अन्य संगठन चलते हैं, जैसे बजरंग दल चलता है, विश्व हिंदू परिषद चलती है, और फिर ऐसे अन्य अच्छा, संगठन हैं, उस मानदाता को इस तरह से उठाने में किस संगठन का ज़्यादा आता? विश्व हिंदू परिषद का आता है इसमें। अच्छा, उसी ने किया ये, बाकी संगठनों ने बैकअप दिया? वो साथ सभी ने दिया, साथ तो सभी अच्छा, मानदाता से क्या फ़ायदा हुआ ये बताइए? फायदा तो फ्यूचर जैसे कोई चीज़ स्थित रहती है, रहते हैं अपने की जानने की आते हैं, और जानने के बाद अपने को जैसे ये इस देश और समाज को क्या करके गए अपने, तो वो चीज़ रहती है प्रकटीकरण में, भाई यहाँ पर ऐसा प्रकटता आस्था का केंद्र। अच्छा, बूंदी के नागरिकों को इससे क्या फ़ायदा होगा? बूंदी के एक स्थान कोई जगह रहती है, तो वो स्वच्छ भी, जैसे अपन पार्क में घूमने जाते हैं, तो घूमने जिस प्रकार जाते हैं तो वो व्यवस्थित हो जाता है, तो सबकी इच्छा करती है भाई नहीं यार दर्शन करें, तो एक समाज से हटकर उस जगह पर जाने पर थोड़ी शांति की आस्था का केंद्र मिलता है। मान लो कोई किसान रहता है तो घर पे रहने से कुएं पे जाता है, तो उसका मन थोड़ा एक स्वभाव बदलता है, तो सामूहिक क्रिया में जाते हैं तो समाज का उस और दिशा निर्देशन में। मानदाता को आगे भविष्य में कैसे याद किया जाएगा? जैसे जैसे भी आस्था का केंद्र बना है, जैसे जैसे भी उसका डेवलपमेंट रहेगा, जैसे कोई स्थान अभी मान लो अपन आसपास के देखते हैं कोई चीज़ें पे पब्लिक वहाँ क्यों जाती है, वहाँ क्या मिलता है, तो स्वतः ही उसमें कैसे भी जैसे कोई धारणा। अच्छा, आपके हिसाब से आरएसएस में, चूँकि आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो ये बताइए कि आरएसएस का ऐसा खास उद्देश्य क्या है जो मानवता को ऊंचा उठाने में काम आता है? आरएसएस एक ऐसी स्वप्रेरणा से चलने वाली संस्था है, ये किसी के इसमें जो खर्च होता है, तो जो भी इसमें देता है तो उसी का पैसा खर्च होता है, इसलिए ये दुनिया भारत में क्या विश्व भर में ये एक ऐसा संगठन बन गया कि यहाँ जब भी इसमें जैसे आक्रांताओं ने यहाँ पर राज किया, और राज को किया तो अपन किसी भी समाज को मान लो यहाँ पर भी कोई आपदा होती है, किसी प्रकार का संकट आता है, तो एक सुसंस्कारित समाज को पैदा करके उसमें सहयोग करना। अच्छा, आप इस संस्था में काम करके पूरी तरह से संतोष है आपको? पूरी तरह से संतोष। आपको कभी शक नहीं होता है कि कहीं ये गड़बड़ करती है? करने से ऐसा आत्मबल मिलता है कि वास्तव में इस काम से जुड़ना चाहिए। अच्छा, देश की संरचना में विविध धर्मावलंबी रहते हैं, तो आरएसएस का क्या योगदान रहता है इसमें? आरएसएस का ये भाई इस देश भारत है, इंडिया भारत है, इसमें निवास करते हैं, कोई भी जाति कोई भी प्रांत के लोग रहे, तो इसमें किसी प्रकार का भिन्नता नहीं, लेकिन मातृभूमि के विरुद्ध बोलता है कोई, तो वहाँ पर फिर ये थोड़ा के ये करता है कि भाई यहाँ पैदा हुए, जन्म देने के बाद जिस पृथ्वी पर अपन रहते हैं अपना, तो फिर वहाँ पर अगर इस भारत के बारे में अर्थात जो इस भूमि के बारे में गलत विचार से अगर बोलता है तो वहाँ। अच्छा, यही कारण था, मानदाता के पीछे भी इसी तरह की भावना थी? अब ये कारण तो यही था भाई, इसमें कभी कभी मान लो यहाँ से संग्रहित अपन समाज के लोग रहते हैं, तो इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये भी अच्छा, अक्सर मंदिर मस्जिद का मुद्दा आरएसएस के बतौर उठता है, इस पर आप क्या कहोगे? इस पर ये नहीं, जो जानकार होता है, जैसे मान लो किसी चीज़ को करने से समाज को फायदा होता है, तो फिर वहाँ पर ये भी काम करना चाहिए। कौन सा? जैसे समाज का मतलब है हिंदू समाज। अच्छा, गांधी जी ने ये कहा था कि हिंदू और मुसलमान मेरी दो आँखें हैं, आप क्या कहते हो इसके बारे में? दो आँखें हैं, तो उस टाइम में जिस प्रकार से भाई मुस्लिम देश पाकिस्तान को दिया, गांधी जी ने कहा पाकिस्तान मुसलमानों का, ये हिंदुओं का,
तो फिर ये जैसे जिस प्रकार से गांधी जी ने ये नहीं कहा हिंदुस्तान का होगा, हिंदुओं का ही होगा। गांधी जी ने ये कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दोनों ही रहेंगे। और ये दोनों ही रहेंगे, लेकिन और यही विचारधारा- नहीं, ये गांधी जी नहीं, संविधान भी कह रहा है, और यहाँ तक कि सभी कह रहे हैं, संविधान भी कह रहा है। आप क्या कहते हो? हम ये कहते हैं कि भाई इसमें रहने हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, सिख रहो, जैन रहो, सभी रहो, लेकिन जहाँ जन्म लिया है तो उसके बारे में भी मंथन करना चाहिए। विदेश के बारे में मंथन करने का, आप यहाँ रहते हैं तो पहले मंथन इसको श्रेष्ठ इसको मानकर करना। अच्छा, देश की एकता कैसे बनी रहेगी? मुसलमान साथ रहेगा तभी, या मुसलमान बाहर जाएगा तब? मुसलमान भी साथ रहेगा। देश की एकता तो मुसलमान कोई ऐसा बात नहीं, लेकिन कुछ विचारों के मार्फत ये गलत डिसीजन ले लेते हैं। नहीं तो जिस प्रकार से मान लो अभी ये क्रिकेट में पाकिस्तान भारत के जो खेल होते हैं, और उसमें ये इंडिया तो नाराज़ होते हैं, इंडिया जीत गया तो नाराज़ होते हैं, जबकि वो जीत गया तो फिर वो नाराज़ होते हैं। तो वहाँ यहाँ अच्छा, हाल ही में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो आपको कैसा लगा? तो कैसा, वो तो जहाँ की जागरूक रहेगी अपने। क्यों हराया? क्योंकि वहाँ के जो नागरिक थे वो उन्होंने मन में ठाना कि भाई ये अपनी धरती है। अच्छा, अक्सर भारत जब पाकिस्तान पर विजय हासिल करता है क्रिकेट में, वो तो खेल है, तो खेल को खेल की तरह से खेला यहाँ जाए, पर लेकिन जैसे- इसके बावजूद ऐसा लगता है जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है। अरे युद्ध की नहीं, वो भावना इतनी नहीं बननी चाहिए, सामान्य स्तर पर तो करना चाहिए भाई। रहने का, इस इंडिया में रहने का सबको स्वतंत्र विचार है, अपने अपने विचार के प्रकट, पर ऐसा नहीं जो देश के विरोध भाई जहाँ रहते तो उसकी तो प्राथमिकता जैसे परिवार में रहते। अच्छा, तो एक बात है कि भारत पाकिस्तान में जब क्रिकेट होता है तो ठीक है, भारत जीत जाता है तब खुश होता है, पाकिस्तान हार जाता है तो खुश होता है, नहीं हो पाता। लेकिन जब अफगानिस्तान जीत गया तब कैसा लगता है? इसको लेके क्या कहोगे? अरे इसकी जीत गया तो वैसे ही वो तो अपने अपने देश की जैसे इंडिया को। अच्छा, मेरे तो सवाल ये आता है कि क्रिकेट से मेरे को ज़्यादा लगाव नहीं, इसलिए मैं नहीं समझता, लेकिन मैं ये ज़रूर समझा कि जब अफगानिस्तान जीता तब ऐसा लगता कि पाकिस्तान की हैसियत इन दिनों आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हुई है, और खेल में अफगानिस्तान ने ही हरा दिया। तो अब भारत अगर पाकिस्तान को हराएगा तो अब कोई ख़ास ऐसी वो बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तो अफगानिस्तान ही हरा देता है उसको। इस पर दो लाइन में क्या कहोगे? ये तो गोलाई में ऐसे है कि हार ना जीतना तो ये तो चलता रहता है, लेकिन फिर भी जैसे कि अपनी मजबूती स्थिति में तो हारे तो क्यों, हारना तो नहीं चाहिए। अच्छा, आप आरएसएस में हैं और आजीवन आरएसएस ही रहेंगे? इसमें तो ये है जो एक बार आप पे सवाल है ये तो। हाँ, ये मेरा सवाल है कि इसमें अगर एक बार ध्वज प्रणाम कर लेता है किसी भी कैटेगरी का आदमी तो वो आजन्म उसको स्वीकार, इसमें कोई मापदंड नहीं है, इसमें तो ध्वज के समूह के एक बार प्रणाम कर लें तो वो अच्छा, आरएसएस में रहते हुए आपको कभी ऐसा लगा कि आरएसएस भी कुछ गलत कदम उठाती है? गलत वैसे तो अगर सामूहिक निर्णय लिया जाता है तो सामूहिक की जैसे सबकी विचार है, इसमें मंथन होता है, अगर सामूहिक विचार में मंथन आता है। एक बार आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद के किसी बड़े नेता ने यूँ कहा था कि भारत हिंदू प्रधान देश है और हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, ऐसा कहा था। आपको भी सुनने में आया होगा, आपको क्या लगता है? इसमें ये कहा है जैसे कि समान नागरिकता लें, अपन देखते हैं तो भाई सबके देश में पूरी एक ही कानून व्यवस्था होनी चाहिए, तो कानून व्यवस्था भी एक ही रहे तो सबके लिए ही, जैसे कि एक समाज के लिए तो छूट, दूसरे समाज की छूट नहीं है, तो वो समान नागरिकता नहीं कहलाएगी। इसलिए कम से कम परिवार, जैसे खेत में काम करते हैं तो 5 जना मिलकर करेंगे काम तो खेत में अच्छा काम होगा, और सिंगल आदमी ये केवल तपस्या कर सकता है, 2 आदमी केवल अध्ययन कर सकते हैं, 3 आदमी करेंगे तो कीर्तन भजन कर सकते हैं, 4 आदमी चलेंगे तो चलने का आनंद आएगा। इसी प्रकार काम करने का देखिए, हिंदू समाज में बहुत सारी रूढ़ियाँ हैं, इस कदर रूढ़ियाँ हैं कि उसके समाधान में आरएसएस का क्या योगदान है? जैसे दहेज प्रथा है, इसके प्रति मृत्यु बोझ ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। कोई जैसे मृत्यु हो जाती है, किसी समाज में मृत्यु हो जाती है
तो पहले ही भाई ये रीति रिवाज चल रहा है, भाई इसमें ये करना पड़ेगा, ये करना, ऐसा नहीं है इसमें। अब स्वैच्छिक काम हो गया। जैसे जिस परिवार में मृत्यु हुई तो उसकी स्थिति परिस्थिति नहीं है भाई। अच्छा, आरएसएस ऐसी किसी बड़ी रूढ़ियों को तोड़ने में सफल रहा है, ऐसा याद आता है? ऐसा तो कोई बड़ी रूढ़ियों जो चल रही है इसमें तो है, जैसे भी आरएसएस का भाई मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, बाल विवाह नहीं करना चाहिए, और किसी चीज़ में जैसे अनावश्यक पैसा खर्च हो तो उसमें भी वो कहता है कि कम से कम पैसा खर्च हो। तो ऐसी भ्रांतियाँ तो इसमें अभी भारतीय समाज के सामने बड़ा संकट है। माता पिता की देखभाल कैसे की जाए? ये इसमें भी एक कुटुंब प्रबोधन चलता है। कुटुंब का अर्थ है कि भाई ऐसे बच्चे, अभी मान लो एक बच्चा पैदा किया है, एक बच्चा अच्छा पढ़ लिख गया, विदेश चला गया, अब माता पिता यहाँ रह गए तो सेवा कौन करेगा? अपन का सबसे बड़ी सेवा करते हैं परिवार का। तो जब बच्चे बाहर चला गया तो या तो उसके साथ जाएंगे। बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित हुई कि आज के आर्थिक युग में उसको पैसा ही कमाना, ये संस्कारों के प्रति उसका ध्यान नहीं रहता है। अच्छा, भारतीय संस्कृति को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक है, तो भारतीय संस्कृति अब बची कितनी है, किस में बची है? भारतीय नहीं बची है, लेकिन इस प्रकार के वातावरण बनाने से भारतीय संस्कृति में जो पुराने लोग हैं वास्तव में वो कहते हैं भारतीय संस्कृति में धोती पहनते थे, साफा पहनते थे, अभी धोती साफा दोनों गायब है। हाँ, ये दोनों गायब हो रहे हैं। तो ये अभी जो कल्चर चल रहा है तो ये ऐसे ही तो ये मिटती जाएगी भाई। ऐसे सारे पुराने, जैसे स्वामी विवेकानंद का प्रकरण है, पूरे देश में जाके जब उसने ताल ठोक के विश्व में अमेरिका में जाकर अपना। अच्छा, ये आप तो शिक्षक रहे हो, ये बताओ, इंडिया और भारत, और इंडिया कहा जाता है, इंग्लिश का वर्जन है ये तो, और आज उसको भारत कहने से कितना फ़र्क आ जाएगा? ज़्यादा फर्क तो नहीं आएगा, अपनी इंडिया शब्द जैसे ही अंग्रेजी से लिया गया है इंडिया। जब भारत की संस्कृति भाई यहाँ पर जो भाषा है, भाषा लिए हिंदी भाषा ये लेते हैं तो भाई अंग्रेजी की देन है। तो अपने ये भारतीय भाषा में इस भारत को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए अपने इंडिया की जगह। वैसे भारत कहना अच्छा है, लेकिन इंडिया को ही हटाया जाएगा, ज़्यादा बेहतर हो कि हिंदी राजभाषा राष्ट्रभाषा बने तो कुछ हल होगा। हाँ, ये थोड़ा विद्रोह चल रहा है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं बनी तो इसके लिए प्रयत्न चलता है, हर बार रहता है। नहीं, आरएसएस क्या योगदान देती है इसमें? कभी आंदोलन किया क्या हिंदी भाषा को लेके? भाई शुद्ध हिंदी बोलो, हर जगह भाई हिंदी संस्कृत ये दो भाषाओं पर ज़्यादा कंट्रोल की। अभी आरएसएस को यूँ कह सकते हैं कि केंद्र सरकार आरएसएस के फेवर की है, इसके बावजूद ये हिंदी को लेकर के कभी इस तरह की आवाज़ उठाई हो, आपको याद आता है? आवाज़ तो जब भी उठाई जाती है, लेकिन वो प्रकरण जैसे कि जब भी समय आता है तब आवाज़ उठाई जाती है भाई, जैसे कि हिंदी को भी बराबर सम्मान दर्जा, राष्ट्र की भाषा का दर्जा। तो चलिए, ये थे मदन लाल जी जो आज घूमते घूमते मिल गए, और ये आरएसएस के बड़े पदाधिकारी है, इन्होंने इस तरह से बात की, बूंदी स्तर पर अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद।